Okay, so let us begin with this fourth, let's say a fourth chapter in your English book, a truly beautiful mind. Okay, well, since you know about this story beforehand, I guess you have already guessed the subject, right? ये स्टोरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है. ओके, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस रखने की कोशिश किया गया है कि हम लोग एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कि आज से 100 साल पहले जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था. 1905 के गर्मी के टाइम में जो है इस 26 ईयर ओल्ड पर्सन ने जल्दी जल्दी में जो है 4 बहुत ही कह सकते हो कि ज़बरदस्त पेपर्स लिखे थे लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, फिर मूविंग बॉडीज़ के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में और एनर्जी के बारे में. और उसका वर्क जो था वो कुछ पेजेस का ही था साइंटिफिक जर्नल में, लेकिन इसने जो है हमारे स्पेस, टाइम और इंटायर कॉस्मोस के यानी ब्रह्मांड के अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया. ओके, और इसके साथ ही जो है वो नाम आइंस्टाइन जो है वो एक्चुअली जीनियस का एक सिनोनिम बन गया. तो खैर हम आइंस्टाइन के बारे में ही जो है हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में. ओके, मे बी वी विल गेट टू लर्न अ लिटिल मोर. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. 14 मार्च 1879 को जो है अल्म नाम के सिटी जर्मनी में पैदा हुए थे. और कोई ऐसा तो साइन नहीं आया था कि भाई ये आदमी बहुत महान बनने वाला है. इसके उल्टे एक्चुअली उसकी मदर को लगता था कि अल्बर्ट जो है वो फ्रीक है. फ्रीक मतलब जो नॉर्मल से अलग है, जिसका बिहेवियर जो है वो अनयूजुअल है, अजीब है थोड़ा सा, जो बाकी की तरह नहीं है. ओके, उसकी नज़र में उसका एल्बर्ट का जो सर था, हेड जो था वो भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था. हिज हेड सिर्फ मच टू लार्ज है, अच्छा नहीं था. करीब 2.5 साल की एज में जो है एल्बर्ट अभी भी बात नहीं कर रहे थे, और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक चीज़ को 2 बार बोलते थे. आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है. ही वॉज वेरी ऑकवर्ड अराउंड देम. और उसके जो खेलने के टाइम उनके साथी जो होते थे वो भी उन्होंने भी उसका जो है निक नेम रख दिया था मजाक में, ब्रदर बोरिंग, है ना, बोरिंग भाई. जैसे मुन्ना भाई वगैरह सब होता है ना, तो वैसे ये हो गया बोरिंग भाई, चंपू भाई. तो इसलिए जो है ये बेचारा एल्बर्ट जो है वो खुद से खेला करता था. ओके, यहाँ पर जो है ओटो न्यूगबॉर्ड जो है, जो कि एंसेंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने जो एक कहानी सुनाई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बचपन के टाइम में. और जो कि बेसिकली वो एक लेजेंड के तौर पर जिसको कि वो सुनाता है, लेकिन ये काफ़ी ऑथेंटिक लगता है. एल्बर्ट जो था वो लेट टॉकर था और उसके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित थे. तो फाइनली जो है एक बार सपर टेबल पर जो है, मतलब रात के टाइम में खाना खाते वक्त टेबल पर जो है एल्बर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला कि ये सूप जो है काफ़ी गर्म है. सब अचानक से काफ़ी जो है रिलीव्ड हो गए, और उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तो तुमने इससे पहले क्यों कुछ नहीं बोला था. और एल्बर्ट ने जवाब दिया था कि क्योंकि अब तक सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में था, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं थी. तो दैट इज़ वन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एल्बर्ट टुक सो लॉन्ग टू टॉक. ओके, एनीवेज हमने ये देखा कि एल्बर्ट जो है वो बाकी बच्चों के साथ काफ़ी ऑकवर्ड रहता था. उसे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे उनके साथ जो है मिंगल करना है. और इसलिए जो है बाकी बच्चे भी उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. और ये बेचारा एल्बर्ट जो है वो भी जो है खुद के साथ, मतलब अकेले खेला करता था ज़्यादातर टाइम में. और वो जो है स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़ को प्रेफर करता था. अपने न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखने पर उसने कहा था, ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि मतलब ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. अपनी छोटी बहन जब उसके पैदा हुए थे तो उसके बाद उसको जब दिखाया गया तो उसने कहा हाँ ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, इसका पहिया किधर है. ओके, सो दैट्स द जोक. हेडमास्टर ने एक बार उसके फादर से कहा था कि आइंस्टाइन जो है वो कौन सा प्रोफेशन चुनेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा. आइंस्टाइन ने जो है वायलिन 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू किया, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो सीखे. और वो जो है बाद में काफ़ी अच्छा जो है शौकिया वायलिनिस्ट बन गया. अमेचर मतलब होता है शौकिया, जब आप पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए कोई काम करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं करते हैं. तो वो जो है बाद में काफ़ी मतलब गिफ्टेड जो है शौकिया वायलिनिस्ट बन गए. और लगभग पूरे लाइफ उन्होंने ये स्किल अपना जो है वो बना के रखा. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में टीचर ने जो भी कहा हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे.
वो जो है म्यूनिक में हाई स्कूल में गए, जहाँ के आइंस्टाइन की फैमिली जो है तब मूव की थी जब वो 15 महीने का था, और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर किया। ओके, आइंस्टाइन को जो है स्कूल के रेजिमेंटेशन से प्रॉब्लम था, मतलब जो डिसिप्लिन का सिस्टम था, ठीक है ना, जो वहाँ पर एक डिसिप्लिन का माहौल बना हुआ था, उससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी, और इसलिए उनका अक्सर अपने टीचर्स के साथ जो है क्लैश होता था। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है वो इतना घुटा घुटा सा महसूस करने लगा था कि उसने स्कूल छोड़ ही दिया। ओके, और वैसे भी जो है पिछले साल अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलान मूव कर गए थे, और बेटे को जो है अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। तो काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन जो है उसको मौका मिल गया जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का। ये ऐसा शहर था जो कि म्यूनिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लिबरल था, मतलब कि जहाँ पर कि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती थी, ज़्यादा बेहतर जो है रिस्पेक्ट दिखाया जाता था दूसरों के ओपिनियन के बारे में। अब आइंस्टाइन जो था वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में, और वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड भी था, और स्कूलिंग फिनिश करने के बाद जो है आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में ही पढ़ाई करेंगे। और साइंस जो है वो एकमात्र चीज़ नहीं थी जिसने कि इस डैशिंग यंग मैन को जो है इंटरेस्ट अपील किया था, या इस डैशिंग यंग मैन को अट्रैक्ट किया था, जिसकी वालरस जैसी मूछें थी। अगर आपने कभी वालरस को देखा होगा तो आपने उसकी मूछें भी देखी होंगी, थोड़ी लटकी लटकी सी मूछें रहती हैं उसकी। तो मतलब कि इट वाज आल्सो दैट आइंस्टाइन आल्सो फेल इन लव एट दैट टाइम। ओके, उसी टाइम में आइंस्टाइन जो थे वो उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक में, जो कि whom he found to be a clever creature। अब देखो ये जो फ्रेज है यहाँ पर clever creature, that is very interesting in itself। I mean, when people fall in love, they have different sorts of adjectives to describe their beloved, right? जब लोग जो है जब लोग लाइक किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्लेवर क्रिएचर जो है ये एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो कि शायद कोई यूज नहीं करता होगा। So that way, like it shows you how unusual Einstein was, the way like he approached everything, perceived everything। ये यंग सर्ब जो थे मिलेवा मैरिक, तो वो जो है स्विट्ज़रलैंड आए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जो है वो यूरोप के उन गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में था, इंस्टीट्यूशंस में था, जहाँ पर कि औरतों को जो है डिग्री मिलती थी, ठीक है, वो जो है प्रोफेशनल पढ़ाई कर सकते थे। और आइंस्टाइन जो थे वो मिलेवा को जो है अपने एक साथी के तौर पर देखते थे, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस मतलब ये एक डिसअप्रूविंग वर्ड हो गया, ऐसे लोग जिनको कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, नॉलेज, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो वो जो है इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है मिलेवा मैरिक को अपने एक साथी के तौर पर देखते थे, ठीक है। फिलिस्टाइंस वो लोग जो कि उसकी फैमिली में या फिर यूनिवर्सिटी में थे, जिसके साथ आइंस्टाइन का हमेशा जो है पंगा चलता रहता था, विद whom he was constantly at odds। ओके, बीइंग एट ऑड बेसिकली मीन्स किसी के साथ जो आपका अच्छा संबंध ना होना, लाइक आई एम एट ऑड्स विद माई नेबर्स, मतलब मेरा अपने पड़ोसियों के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है, टेंशन चल रहा है। तो मिलेवा और आइंस्टाइन दे फेल इन लव, दोनों के बीच में प्यार हुआ, और अभी भी वो लेटर्स जो हैं वो कुछ मिलते हैं जिसमें कि दोनों ने अपने अपने इमोशंस को अपने जो है अफेक्शन को एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को जो है साइंस को प्यार के साथ मिलाते हुए। आइंस्टाइन ने लिखा जैसे एक लेटर में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो देखो लोग जो है जब when they are in love they talk of like going to very interesting और adventurous locations, like इंडिया में लोग जो है हिल स्टेशंस की बात करेंगे या अब्रॉड के लोकेशंस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है वो प्लान कर रहे हैं कि कितना खुश मैं हो जाऊँगा, कितना खुश और गौरवान्वित में हो जाऊँगा जब हम दोनों जो है अपने रिलेटिविटी से रिलेटेड वर्क को जो है एक विजयपूर्ण जो है कंक्लूजन तक लेके आएंगे, समाप्ति तक लेके आएंगे। मतलब जब हम लोग रिलेटिविटी वाले अपने काम को जो है पूरा कर लेंगे तो कितना मज़ा आएगा। सो दैट इज़ देयर अल्टीमेट रिलेशनशिप गोल, वेरी अनयूजुअल, वेरी इंटरेस्टिंग। अब 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था और अनएम्प्लॉयड था, मतलब नौकरी नहीं थी। खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी 21 के 31 के उम्र में भी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ही होते हैं हमारे यहाँ भी।
तो इसलिए जो है आइंस्टाइन जो थे उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, प्राइवेट लेसन्स दिए और फाइनली जो है 1902 में जो है टेक्निकल एक्सपर्ट बर्न में जो पेटेंट ऑफिस था उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर उनको एक जॉब मिल गई। चलो कम से कम नौकरी तो मिली, खाने पीने का जुगाड़ हो गया। जब मान लो कि आइंस्टाइन जो थे उनको दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को एसेस करना था, आइंस्टाइन एक्चुअली अपनी आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली। तो मतलब कि कामचोर एम्प्लॉय होंगे शायद वो, नहीं कि लेकिन अनलाइक यू नो दोज ऑफिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पर अपना काम छोड़ के जो है लोग जो है जो ऑफिशियल काम है वो छोड़ के लोग जो है सब्जी काटने में और वो स्वेटर वगैरह बुनने में लगे रहते हैं। आइंस्टाइन एक्चुअली जो है वो अपने रिलेटिविटी फिजिक्स से जुड़े हुए आइडियाज़ को जो है एक्सप्लोर कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ओके, वो जो है जोकिंगली मजाक में अपने डेस्क ड्रॉवर जो वर्क प्लेस पर पेटेंट ऑफिस में जो उनका डेस्क ड्रॉवर था उसको वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का बक्सा कह सकते हो उसको। ठीक है, फिजिक्स की जब पढ़ाई आप करते हैं हायर लेवल पर तो इसके दो ब्रांचेज हो जाते हैं, थियोरेटिकल फिजिक्स एंड देन यू हैव एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आप जो है डिफरेंट थ्योरीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह डिजाइन करते हैं, और थियोरेटिकल फिजिक्स में ज़्यादातर जो है आप कह सकते हो कि हाइपोथेटिकल जो है आप एक्सप्लेनेशंस ऑफर करते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल जो है आप एविडेंस प्रोक्यूर करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑफकोर्स ज़्यादा इमेजिनेशन का रोल होता है। अब आइंस्टाइन का जो आइंस्टाइन ने काफ़ी फेमस पेपर्स लिखे, उनमें से एक था 1905 का पेपर स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि टाइम फिक्स होता है, दूरी बदलती नहीं है या दूरी फिक्स है। तो इस पेपर के मुताबिक ये दोनों चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब ये बदलती हैं। ओके, मतलब कि दो बिल्कुल सही घड़ियाँ जो होंगी वो भी जो है सेम टाइम नहीं दिखाएंगे अगर वो एक जर्नी के बाद आपस में मिलें और एक की स्पीड जो है वो दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रही हो। ओके, और इसी से जो है फिर दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला निकलता है, जैसे जो कि मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताता है, विच इज़ फेमसली कॉल्ड E=mc²। इस इक्वेशन में E जो है वो एनर्जी को डिनोट करता है, M जो है वो मास हो गया आपका, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। सो दैट्स लाइक 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो तो mc²। ठीक है, ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है इस रिलेटिविटी के थियोरी पर एक जोक भी है यहाँ पर। जब आप अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ये 2 मिनट की तरह लगता है, लेकिन वही अगर आप गर्म तवे पर या गर्म चूल्हा पर बैठ जाइए 2 मिनट के लिए तो ये 2 घंटे की तरह लगता है। दैट इज़ रिलेटिविटी। ओके, सो वेल दैट्स इंटरेस्टिंग जोक, राइट। ये बेसिकली जनरल रिलेटिविटी की इसी थ्योरी को बताता है कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम जो है वो टाइम का मतलब भी है, टाइम जो है वो बदलता रहता है। अब जब आइंस्टाइन जो थे वो फिजिक्स के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो बिगड़ती जा रही थी। एल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ जो थी, एल्बर्ट की माँ जो थी, वो इसके अगेंस्ट थी। उनको लगता था कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी वो काफ़ी उम्रदराज है, और साथ साथ जो है मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी वो परेशान चिंतित थे। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो मतलब माँ ने मना कर दिया, इसलिए बेटे ने शादी नहीं की। वेल, ये बात तो सही है, अच्छा है। अब उसके बाद जो है फाइनली ये लोग शादी करते हैं जनवरी 1903 में, और 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन फिर कुछ साल के बाद जो है उनकी शादी जो है वो बिगड़ने लगती है। मिलेवा जो है वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन लूज करने लगती है और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन जाती है। फिर सालों की लड़ाई के बाद जो है फाइनली वो लोग डिवोर्स लेते हैं 1919 में, और उसके बाद आइंस्टाइन जो है वो अपनी कज़न एल्सा से उसी साल शादी करते हैं। वेल, डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द टर्म कज़न हियर, क्योंकि कज़न मीन्स लाइक डिस्टेंट कज़न हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ज्यूइश कल्चर में जो है इस तरह के रिलेशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। दीज आर नॉट टैबूड आइडियाज़। आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर है वो उनके वर्ल्ड फेम के साथ कोइंसाइड करता है। 1905 में जब उन्होंने अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, जिसने कि ग्रेविटी का एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफर किया था।
रिमेंबर लाइक न्यूटन के बाद, सर आइजैक न्यूटन के बाद जो है आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट गाय टू लाइक प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और ये जो है स्पेस में खास करके ग्रेविटी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में जो है न्यूटन की थ्योरी से भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। एक्चुअली पूरी तरह सक्सेसफुल माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। और उसी 1919 में जो है एक सूर्य ग्रहण लगा था जो कि जिसने कि ये प्रूफ दिया था कि ये जो ग्रेविटी का इंटरप्रिटेशन था ये बिल्कुल एक्यूरेट था। आइंस्टाइन ने जो है अपने थ्योरी के आधार पर ये कैलकुलेट किया था एडवांस में ही कि किस हद तक जो फिक्स्ड स्टार्स हैं उनकी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट होगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से। ओके, तो इस तरह से जो है स्पेस में सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरह से दूसरे स्टार्स के लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन प्रोवाइड किया है। तो उससे ये साबित हो गया कि ये जो ग्रेविटी की थियरी प्रोवाइड की आइंस्टाइन ने, दैट इज़ करेक्ट। न्यूज़पेपर जो थे उसमें इस काम को, उनके इस थ्योरी को या इस पेपर को जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का दर्जा दिया गया, एक जो है वैज्ञानिक क्रांति का दर्जा दिया गया। आइंस्टाइन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में। ओके, उसके बाद तो मान लो कि ऑनर और इन्विटेशंस वगैरह की तो बस बाढ़ सी आ गई है, सुपर हीरो बन गया। सॉरी, सुपर हीरो नहीं, बट ऑफ कोर्स लाइक स्टार बन गया था आइंस्टाइन अपने फील्ड का। इट मस्ट बी अ नाइस फीलिंग। अब जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स भाग गए, ऑफ कोर्स जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और 5 साल के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, नाभिकीय विखंडन जिसको कहते हैं, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो सब बिल्कुल जो है एकदम से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनमें से कई को लग रहा था, क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो थे जैसे आइंस्टाइन ही, वो सब जो है इनफैक्ट नाजीज़ के डर से ही जर्मनी छोड़ के अमेरिका भागे थे। और अब उनको ये डर था कि अगर नाजीज़ ने न्यूक्लियर फिजन का यूज करके एटम बम बना लिया तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 2 में वो लोग जो है धमाका कर ही देंगे। और अगर वो धमाका कर दिए तो बेसिकली लाइक जो अलाइड फोर्सेज हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और नाजी ग्लोबल डोमिनेशन को कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में जो है अपने कलीग के प्रेशर पर आइंस्टाइन ने जो है उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी थी 2 अगस्त 1939 में, जिसमें कि उन्होंने जो है वार्निंग दी कि एक इस टाइप का बस एक बॉम्ब अगर किसी पोर्ट में फट गया तो वो पूरी पोर्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ ही उसके आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनके वर्ड्स जो थे वो अपना असर छोड़ने में नाकामयाब नहीं रहे, कामयाब रहे पूरी तरह से। अमेरिकन जो थे उन्होंने एटॉमिक बम अपना खुद से बना लिया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, एक्चुअली दैट वाज नेम्ड प्रोजेक्ट मैनहट्टन, और फिर उसको गिरा भी दिया हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945। लेकिन फिर उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के डिस्ट्रक्शन से आइंस्टाइन इतने ज़्यादा हिल गए कि उन्होंने जो है एक यूनाइटेड नेशंस को जो है एक पब्लिक मिसिव लिखा, एक लेटर लिखा, काफ़ी लंबा ऑफिशियल लेटर, और इसमें कि उन्होंने जो है एक प्रपोजल रखा कि भाई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। सैडली जैसे रूजवेल्ट वाला लेटर जो है बहुत जल्दी जो है असर दिखा गया, इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर हाँ, अगले डेकेड में जो है आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। उन्होंने जो है आर्म्स बिल्डअप वगैरह के खिलाफ जो है विरोध वगैरह सब भी किया, और अपने जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसका यूज उन्होंने जो है पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करने में लगाया। जब 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन मरे तो वो जो है एक सेलिब्रेटेड विजनरी के तौर पर देखे जा रहे थे और पूरी दुनिया के नागरिक के तौर पर देखे जाते थे। ऑफ कोर्स साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही। सो वेल, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट माइंड, राइट, Albert Einstein. Now you have got some like questions at the end of this chapter which I think you should be able to answer easily, and this is a small part of this. In the next lesson we will read this poem, The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. Until then, just finish the question answer section. Bye bye.